Good evening to all. Welcome back to Pole Path and my name is Pritma Singh. आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है शूद्र अभिकरण एवं स्टाफ अभिकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइन एजेंसी। शूद्र अभिकरण को इंग्लिश में लाइन एजेंसी कहते हैं और स्टाफ अभिकरण को स्टाफ एजेंसी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे और आज ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लास्ट क्लास है, जो कि मैं पीजीटी के अकॉर्डिंग, पीजीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दे रही थी। तो आज से ये क्लास पीजीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगी। आज ये लास्ट सेशन है और आपको आज रात तक पीडीएफ, यानी कि ये जो क्लास मैं ले रही हूँ इसका पीडीएफ और साथ में हमारे नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स देने की बात की है, वो भी आज रात तक टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहां पर डाल दूंगी। तो ये नोट्स एंड पीडीएफ दोनों को अवेल करने के लिए आप पोल पाथ के नाम से हमारा टेलीग्राम बना हुआ है, तो उसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए अगर आप पोल पाथ के नाम से सर्च करेंगे, सेम इसी नाम से, तो आप अवेल करने में सक्षम होंगे। और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, तो आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि जो बिहार का चयन परीक्षा का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड वहां पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। जो टॉपिक एनसीईआरटी से बाहर होंगे, यानी कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक नहीं होंगे वही बाहर से होंगे, अदरवाइज एनसीईआरटी बेस्ड जो है ये पूरा पेपर रहने वाला है। तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जो है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, तो आप वहां से उसको पक्का देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। साथ में मैं और भी जो इस क्लास के बाद आपकी प्रैक्टिस लाने वाली हूँ, तो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, तो वो भी आप पक्का देखिए। इसके बाद से मैं शुरू कर रही हूँ कल से, और मैराथन भी दूंगी, तो वो आपके सिलेबस, यानी कि जो बिहार का पेपर है होने वाला है दिसंबर में, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम बचा है। तो बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये 1 महीने 20-25 दिन की क्लासेस जो भी जाएंगी, तो बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगी। तो ये सारी बातें हो गई। साथ में और अदर वीडियोज, यानी कि कोर्स जो वीडियोज हैं टीजीटी पीजीटी का, उसकी प्लेलिस्ट लगी है, मैराथन की और भी प्लेलिस्ट वहां पर लगी हुई है प्रैक्टिस की, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि अपने पॉइंट पर, जिसके लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो पढ़ते हैं क्या है शूद्र अभिकरण एवं स्टाफ अभिकरण से अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो लाइन एजेंसी है और स्टाफ एजेंसी है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनका क्षेत्र है, ठीक है। तो और कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी ली गई है, सारी बातें हम जानेंगे यहाँ पर। तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है कि अभिकरण और संस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। 2 प्रकार के अभिकरण और संस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? पहला तो होता है शूद्र अभिकरण, यानी कि लाइन एजेंसी, और दूसरा होता है स्टाफ अभिकरण, यानी कि स्टाफ एजेंसी, ठीक है। 2 प्रकार की पाई जाती हैं। चलिए जानते हैं कि शूद्र अभिकरण का अभिप्राय क्या होता है और जो स्टाफ अभिकरण है उसका अभिप्राय क्या होता है। शूद्र अभिकरण वो होते हैं, यानी कि लाइन एजेंसी वो होती हैं जो किसी संगठन के गोल को अचीव करती हैं, करने के लिए कार्य करती हैं, यानी कि किसी संगठन के कार्य का निष्पादन संपादन इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये प्राथमिक कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। किसी संगठन के, किसी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके क्या होते हैं कि प्राथमिक कार्य इनके द्वारा ही किए जाते हैं। और जो शूद्र अभिकरण होते हैं ये सीधे जनता के संपर्क में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो कार्य होते हैं, कार्य के क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं, यानी कि जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनको क्रियान्वित करते हैं, उनके क्रियान्वयन से संबंधित होती हैं और जनता से सीधा इनका कनेक्शन होता है, यानी कि जनता, इनका संबंध क्या होता है, सीधा संबंध जनता से होता है। तो ये हो गई आपकी शूद्र अभिकरण की बात, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टाफ अभिकरण से क्या अभिप्राय है। तो इसमें क्या होता है कि शूद्रों के कार्यों को आवश्यक आंकड़े, परामर्श, सलाह इत्यादि देने के लिए जो है ये फैक्ट, परामर्श, सलाह, फैक्ट इकट्ठा करते हैं और उनको आंकड़े प्रोवाइड करते हैं, नीतियां और पॉलिसी को क्रियान्वयन करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि अपनी सलाह भी देते हैं, अगर इनके पास कुछ वैल्यूएबल सलाह होती है तो वो सलाह देते हैं, परामर्श, मशवरा, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराते हैं। किस लिए? ताकि जो शूद्र अभिकरण है
वो अपना क्रियान्वयन, जो नीतियों का या कार्यों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से कर पाए। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। किसको? जो शूद्र अभिकरण होते हैं, लाइन एजेंसीज होती हैं, उनको कार्यों को अच्छी तरह से कार्यों को करने के लिए, क्रियान्वयन के लिए जो स्टाफ एजेंसी होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। विद एग्जाम्पल आपको सारी चीजें बताएंगे, तो आपको कोई चीज जो है डाउट नहीं रहता। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो निश्चिंत होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो ये स्टाफ एंड सूत्र स्टाफ यानी कि लाइन एंड स्टाफ जो है, ये कहाँ से ये टर्मिनोलॉजी लोक प्रशासन में आई, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई? तो ये सैनिक प्रशासन जो है वहां से ये टर्मिनोलॉजी ली गई है। सैनिक प्रशासन में सर्वप्रथम क्या होता था कि सेना जो युद्ध में, ये युद्ध के मैदान में जो कर्मचारी होते थे यानी कि कार्मिक होते थे, जो लड़ते थे और जो आदेश निर्देश देते थे, अधिकारी, कार्मिक एंड अधिकारी जो सीधे युद्ध से जिनका संबंध होता था, वो क्या करते थे कि वो शूद्र अभिकरण यानी कि शूद्र के अंतर्गत आ जाते थे। और जो युद्ध में लड़ने वाले जो सैनिक होते थे, उनको गोला बारूद, खाना, दवाइयां ये सब प्रोवाइड करते थे। तो जो वो प्रोवाइडर को क्या स्टाफ बोला गया, जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे तो उनको स्टाफ बोला गया। कि जो खाना पीना, दवाइयां, रसद, ये सारी चीजें जो पहुंचा रहे थे सैनिकों को, तो उनको स्टाफ बोला गया। और जो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व थे, तो उन अधिकारियों को जो आदेश निर्देश देते थे, तो वो सारे सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से ली गई है? प्रशासनिक प्रशासन से ली गई है, जहां पर ये इस तरह से यूज किया जाता था। अब ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, सूत्र एंड स्टाफ अभिकरण। ठीक है, सूत्र अभिकरण यानी कि जो ये लाइन एजेंसी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्की, यानी कि ये इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं? हायरार्की में, यानी कि एक बड़ा अधिकारी होगा, उसके नीचे अधिकारी होगा, उसके नीचे अधिकारी होगा। तो यहाँ पर लेवल यानी कि स्टेप, ठीक है, ये हायरार्की सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि डायरेक्टली कंसर्न विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, जो किसी संगठन की जो गोल होता है उसको पूरा करने का दायित्व तो इन्हीं का होता है। यानी कि जो लाइन एजेंसीज होती हैं, यानी कि जो ये सूत्र अभिकरण होते हैं, यही किसी संगठन के कार्यों को पूरा करने का दायित्व तो इन पर ही होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। तो कौन आ जाएगा लाइन एजेंसी के अंतर्गत? कौन आ जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, जो पब्लिक कॉरपोरेशन जो होते हैं, तो पब्लिक कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, आईआरसी यानी कि जैसे कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ये आ जाते हैं। एंड मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, शिक्षा विभाग, वाणिज्य विभाग, ये सारी चीजें जो है ये डिपार्टमेंट आ जाएंगे। यानी कि जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। कमीशन और बोर्ड भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो लाइन एजेंसी के ये एग्जाम्पल आपने देखे हैं। ठीक है, और ये हायरार्की पर होती है और जो कार्यों को पूरा करने का दायित्व तो इन पर ही होता है। ठीक है, अब लाइन एजेंसी के कुछ फंक्शन बताए हैं किसने? एल.डी. वाइट ने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं। तो और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं कि एल.डी. वाइट ने क्या क्या जो है फंक्शन बताए हैं लाइन एजेंसी के, और या फिर पूछ लेंगे कि जो किसने जो है लाइन एजेंसी के फंक्शंस बताए हैं, तो वो आपको एल.डी. वाइट देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों इनका नाम भी और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या बताते हैं? टू मेक डिसीजन, क्या है पहला कार्य क्या है किसका? लाइन एजेंसी का टू मेक डिसीजन, यानी कि निर्णय करना होता है। किसका? जो लाइन एजेंसी होती है, सूत्र अभिकरण होते हैं, उनका पहला काम क्या होता है? निर्णय करना होता है। दूसरा काम क्या होता है? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो है उत्तरदायित्व लेना, कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व लेना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनका दूसरा काम होता है। तीसरा है टू इंटरप्रेट एंड डिफेंड पॉलिसी एंड ऑपरेशन, तो जो पॉलिसीज होती हैं उनको भली प्रकार से क्रियान्वयन करना, इंटरप्रेट करना, ये सारा जो है ये भी इनका काम होता है। टू प्लान, योजना बनाना, ये भी क्या है? लाइन एजेंसी का फंक्शन है एल.डी. वाइट के अकॉर्डिंग। एंड टू मेंटेन प्रोडक्शन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी,
तो जो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन है और मितव्ययिता, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इन सबको मेंटेन करके रखना होता है। ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसी पॉलिसीज को क्रियान्वित करें कि ये सारी चीजें जो है मेंटेन होनी चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए। तो ये जो है कुछ मेन फंक्शन बताए हैं किसके, लाइन एजेंसी के, और किसने बताए हैं, एल.डी. वाइट महोदय ने बताए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप जो है ध्यान देंगे। अगला, स्टाफ एजेंसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो स्टाफ मीन्स स्टिक कैरिड आउट फॉर सपोर्ट, जो बुजुर्ग लोग स्टिक लेकर के चलते हैं सपोर्ट के लिए, सहारे के लिए, तो वही स्टिक, वही सेंस में जो है स्टाफ को यूज किया जाता है। स्टाफ का मतलब छड़ी, ठीक है, स्टाफ का मतलब छड़ी, सहारे वाली छड़ी, वो मारने वाली लाठी वाली छड़ी नहीं, लाठी के सेंस में मत लेना, ये छड़ी है जिसके सहारे से बुजुर्ग चलते हैं, लोग चलते हैं जिनको थोड़ा तकलीफ होती है, ठीक है। और आगे क्या है, दूसरा पॉइंट है एडवाइसेस द एग्जीक्यूटिव विदाउट हैविंग ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको एडवाइस देते हैं, और विदाउट हैविंग ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रियान्वयन की इनकी कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये सिर्फ जो है सूत्र एजेंसी, जो सूत्र अभिकरण है, उनको क्या करते हैं, आंकड़े प्रोवाइड कराते हैं, फैक्ट देते हैं, है ना, और क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, जो वैल्यूएबल परामर्श और सलाह इनके पास जानकारियां होती हैं वो सब प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी सारा काम जो है निर्णय लेना वगैरह, ये जो सूत्र जो अभिकरण है उसका होता है, क्रियान्वित करना सूत्र अभिकरण का कार्य होता है। इसके अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल में कहें कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये आ जाएगा, कैबिनेट कमिटीज आ जाएंगी, पीएमओ यानी कि जो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है वो आ जाएगा, नीति आयोग आ जाएगा, ठीक है, एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, जो ये फाइनेंशियल से संबंधित जो आय के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टाफ एजेंसी के जो है कुछ बातें, मेन बातें उनकी हमने देख ली और एग्जाम्पल देख लिए। चलिए आगे देखेंगे, फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी बाय पिफनर एंड प्रेस्थस। तो वहां एल.डी. वाइट ने किसके, लाइन एजेंसी के जो है फंक्शंस बताए थे, और यहाँ पर स्टाफ एजेंसीज के ये फंक्शंस बताए जा रहे हैं किसके द्वारा, पिफनर एंड प्रेस्थस के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन है, एडवाइजिंग, टीचिंग, कंसल्टेशन, परामर्श देना, ठीक है, परामर्श सलाह देना, और किसी बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में टीच करना, आंकड़े वगैरह प्रोवाइड करना, शोध और रिसर्च करके, ठीक है, शोध और अनुसंधान करके जो आंकड़े निकल के आते हैं वो प्रोवाइड कराना, और तभी कोई नीति का क्रियान्वयन अच्छे से हो सकता है, तभी कोई चीजें जो है अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो पाएंगी, जबकि उनके पास सही आंकड़े, सही तथ्य और सही जानकारी उनके पास होगी, तभी जो है सूत्र अभिकरण जो है अच्छी तरह से अपना कार्य कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बिठाना भी इनका काम होता है, किसका, पिफनर, सॉरी, ये जो स्टाफ एजेंसीज हैं इनका, ठीक है। तीसरा है फैक्ट फाइंडिंग एंड रिसर्च। तो वही बात हुई कि फैक्ट फाइंडिंग, तथ्यों का जो है ढूंढना और रिसर्च करना, खोज करना, ठीक है, और प्लानिंग करना इनका काम होता है, प्लानिंग भी इनका काम होता है। एंड असिस्टिंग लाइन एजेंसी, तो ये तो इनका मेन काम है, इसलिए ये होते ही हैं। तो लाइन एजेंसी को असिस्ट करना, जो भी वो पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं तो उसमें इनको पूरी तरह से असिस्ट करना होता है, परामर्श, सलाह और आंकड़ों के द्वारा। साथ अगला है कॉन्टेक्ट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ जो है कॉन्टेक्ट बना करके रखना। तो ये कुछ फंक्शन है किसके द्वारा, पिफनर एंड प्रेस्थस ने दिए हैं, किसके बारे में, स्टाफ एजेंसी के बारे में। तो ये भी याद रखेंगे कि स्टाफ एजेंसी के बारे में पिफनर एंड प्रेस्थस ने क्या दिया है, फंक्शंस बताए हैं, और जबकि लाइन एजेंसी के बारे में एल.डी. वाइट ने जो है क्या किया है कि फंक्शंस बताए हैं। अब हम टाइप ऑफ स्टाफ देखेंगे, टाइप ऑफ स्टाफ देखेंगे, और ये टाइप ऑफ स्टाफ किसके द्वारा दिए गए हैं, ये भी जो है पिफनर एंड प्रेस्थस के द्वारा दिए गए हैं। तो ये पिफनर और प्रेस्थस क्या कहते हैं कि जनरल स्टाफ यानी कि सामान्य स्टाफ, 3 भागों में बांटा है, सामान्य स्टाफ, फिर सेकंड है टेक्निकल स्टाफ यानी कि तकनीकी स्टाफ, ठीक है, और दूसरा हो गया टेक्निकल स्टाफ, और तीसरा हो गया ऑक्सिलरी यानी कि सहायक
स्टाफ, ये 3 प्रकार के स्टाफ जो है 3 प्रकार में वर्गीकरण किया है किसका, स्टाफ का, किसने, पिफनर एंड फिफनर और प्रेस्थस ने, ठीक है, और प्रेस्थस ने ये दिया है इन्होंने, प्रिफनर एंड प्रेस्थस ने, ठीक है। जनरल स्टाफ के क्या है, जनरल स्टाफ के अंतर्गत ये कहते हैं कि असिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। तो ये क्या करेंगे, जो जनरल स्टाफ होगा ये सहायता करेगा किसकी, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही होगी, पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें ये सहायता करेगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, जो प्रशासनिक एक्टिविटीज गतिविधियां होंगी, प्रशासनिक गतिविधियां होंगी उसमें क्या करेगा, असिस्ट करेगा, सहायता करेगा, ठीक है, सहायक की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके जनरल स्टाफ में क्या है, शुड बी जर्नलिस्ट नॉट स्पेशलिस्ट। तो ये जनरल स्टाफ जो है जनरल होंगे, यानी कि इनके पास कोई किसी क्षेत्र को लेकर के ऐसा नहीं कि ये स्पेशल इनके पास नॉलेज होगा या किसी क्षेत्र में किसी फील्ड में मास्टरी हासिल किए होंगे, नहीं, इनके पास जनरल नॉलेज होगा, तो इसलिए शुड बी जर्नलिस्ट नॉट स्पेशलिस्ट। तो ये स्पेशलिस्ट नहीं होंगे किसी फील्ड के, ये नॉर्मल एक कॉमन नॉलेज रखने वाले जनरल लोग होंगे, तो ये जनरल स्टाफ के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है टेक्निकल स्टाफ, यानी कि तकनीकी स्टाफ। ये क्या है, डील विद टेक्निकल मैटर, जो टेक्निकल मैटर होंगे उनके साथ ये स्टाफ जो है डील करेगा, यानी कि उस चीज को रिजोल्व करने में ये मदद करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है टेक्निकल स्टाफ के अंतर्गत कैन यूज बाय बोथ लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज। तो ये जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं तो दोनों के द्वारा यूज किए जा सकते हैं, लाइन एजेंसी के द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं एंड स्टाफ एजेंसी के द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं। तो टेक्निकल स्टाफ का फायदा क्या है कि दोनों के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। थर्ड क्या है, ऑक्सिलरी स्टाफ, यानी कि सहायक स्टाफ। तो सहायक स्टाफ इसमें क्या है कि ये सर्व द लाइन डिपार्टमेंट, जो लाइन डिपार्टमेंट है उसको जो है ये सर्व करेगा। और इसमें एक पॉइंट ये याद रखने वाली है कि एल.डी. वाइट मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज। जो एल.डी. वाइट हैं वो स्टाफ एंड ऑक्सिलरी जो एजेंसी हैं, सहायक एजेंसी, सहायक अभिकरण हैं, इनके बीच में इन्होंने डिफरेंस बताया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी, यानी कि स्टाफ एंड सहायक अभिकरण के बीच में डिफरेंस किसने बताया है, तो एल.डी. वाइट महोदय ने बताया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप ये रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बातें याद करने वाली हैं कि जो ये टाइप दिए हैं किसने दिए हैं, पिफनर और प्रेस्टस के द्वारा दिया गया है। टाइप कितने प्रकार के हैं, जनरल है, टेक्निकल है एंड ऑक्सिलरी है। और फिर अगेन क्या है, एल.डी. वाइट ने जो है स्टाफ एंड ऑक्सिलरी अभिकरण, यानी कि सहायक अभिकरण एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज और स्टाफ, ठीक है, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी के बीच में डिफरेंस अंतर बताया है किसने, एल.डी. वाइट ने। तो यहाँ पर आप जो है 3 पॉइंट, पिफनर एंड प्रेस्टस, एल.डी. वाइट ने क्या कहा है, एंड 3 टाइप ऑफ स्टाफ, ये मेन चीज जो है जो आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे हम, और आगे क्या है, अब यहाँ पर वही चीजें जो है थोड़ा हिंदी में दी गई है। तो सबसे हम यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन लाइन एंड स्टाफ उसके बारे में देख लेते हैं। सूत्र यानी कि लाइन अभिकरण, और स्टाफ यानी कि स्टाफ एजेंसी, ठीक है। तो सूत्र यह क्या है, कार्यकारी होती है या कार्य के निष्पादन से संबंधित होती है। तो जैसे हमने पहले ही बात कर लिया है कि कार्य का, किसी भी संगठन का कार्य को निष्पादित करना, उसको क्रियान्वित करना किसका उत्तरदायित्व होता है, जो लाइन एजेंसीज होती उनका जो है उत्तरदायित्व होता है। जबकि स्टाफ का संबंध परामर्श देने से होता है, ये परामर्श देता है, नियोजन से है, ठीक है। आगे है कि यह प्रशासन की नीतियों को लागू करती है, इसका जनता से सीधा संपर्क होता है, हमने पहले ही बात कर ली है। स्टाफ का मुख्य कार्य नीतियों के निर्माण से संबंधित जो है सहायता देना होता है, सलाह देना होता है। तो स्टाफ का मुख्य कार्य क्या होता है, नीतियों के निर्माण से संबंधित जो है सहायता, यानी कि जो उनको आंकड़े चाहिए और जो फैक्ट चाहिए, तो वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। स्टाफ को किसको प्रोवाइड करेंगे, शूद्र अभिकरण को, ठीक है। शूद्र के कार्य क्या है, साध्य है, स्टाफ के कार्य साधन है। तो ये क्या है, ये एंड है, ठीक है, एंड है। और ये स्टाफ क्या है, स्टाफ के कार्य क्या है, मीन्स है, मीन्स है, ठीक है। तो ये एंड की तरह काम करता है, ये मीन्स की तरह काम करता है। तो शूद्र के कार्य क्या है, साध्य है, और स्टाफ के कार्य मीन्स मतलब साधन है। और स्टाफ का मुख्य कार्य अनुसंधान करना तथा मालूम करना, उसका जो तथ्य हैं उनको मालूम करना, उनको संग्रह करना और
शूद्र अधिकारियों को उपलब्ध कराना। तो जब शूद्र अधिकारियों को ये आंकड़े तथ्य सारे जो है अवेलेबल हो जाएंगे तो वो पॉलिसी को क्रियान्वित ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगला है कि शूद्र स्वयं निर्णय लेते हैं एवं आदेश देते हैं। तो जैसे कि ये हमने बताया था कि जो प्रशासनिक ये सैनिक प्रशासन में शूद्र जो शूद्र अभिकरण के अंतर्गत कौन आता था, ये जो सेना के अधिकारी वगैरह होते थे, ये निर्देश आदेश देते थे, वो आ जाते थे। और तो वही चीज यहाँ पर भी वैसे सेम एज इट इज ली गई है कि शूद्र क्या निर्णय लेते हैं और आदेश देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं, इनका ऑर्डर इनका जो है फॉलो किया जाता है और ये निर्णय भी लेते हैं। ठीक है, स्टाफ निर्णय की भूमिका तैयार करते हैं, यह संस्थागत है। तो स्टाफ क्या करते हैं, कोई निर्णय होगा तो किसी पे बेस्ड होगा, कुछ आंकड़े होंगे, कुछ तथ्य होंगे, कुछ जानकारियां होंगी, तब तो उस पर जो है पूरा निर्णय लिया जाएगा। तो वो जो निर्णय की पृष्ठभूमि है, किस पृष्ठभूमि पर और किस आधार पर वो निर्णय लिया जा रहा है, तो वो आधार कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड कराते हैं स्टाफ अभिकरण। किसको प्रोवाइड करते हैं, शूद्र अभिकरण को, यानी कि निर्णय लेने में वहां पर ये मदद करते हैं। स्टाफ अभिकरण मदद करते हैं किसकी, शूद्र अभिकरण की निर्णय लेने में। निर्णय लेने का काम शूद्र अभिकरण का है और जो है भूमिका तैयार, निर्णय की भूमिका तैयार करने का काम स्टाफ अभिकरण का है। शूद्र जो है क्रियात्मक संगठन है, इसके सभी कार्य प्राथमिक स्वरूप होते हैं, यानी कि इसके जो है कार्य वो प्राथमिक होते हैं, ये सीधा जनता के संपर्क में होते हैं और इनके कार्यों से किसी संगठन के कार्य को निष्पादन किया जाता है, इनके कार्यों के द्वारा। यानी सूत्र जो अभिकरण है, सूत्र अभिकरण के कार्यों से ही किसी संगठन के कार्यों के गोल को अचीव किया जाता है, उसके कार्यों को निष्पादित किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में सूत्र अभिकरण तथा स्टाफ अभिकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सूत्र एजेंसियां यानी कि और स्टाफ एजेंसियां, तो सूत्र एजेंसियां के अंदर आ जाएगा विभाग आ जाएंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है वो सारे आ जाएंगे, जो हमने अभी इंग्लिश में भी वहां पर दिया था। ठीक है, लोक निगम आ जाएगा, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ये सारे विभाग आ जाएंगे, यानी तो और सरकारी कंपनियां भी आ जाएंगी। अगर हम स्टाफ एजेंसी की बात करें तो कैबिनेट सचिवालय आ जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय आ जाएगा, नीति आयोग आ जाएगा, कैबिनेट समितियां आ जाएंगी। तो ये सारी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगर यहाँ हिंदी में भी हम देख लेते हैं तो हिंदी वालों को भी थोड़ा सा अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि रिपीटेडली पूछी जाती हैं, तो वो हमने अलग से नोट डाउन कर रखा है, तो वो भी हम देख ही लेते हैं। और उसके लिए हमें अपना जो है एक नोट्स खोलना होगा, देख लेते हैं कहाँ पर है, वो मिल जाता है तो यस ये है यहाँ पर, और देख लेते हैं इसमें कुछ जो है चीजें हमने तो ये फाइल हम देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूने एवं रेले के द्वारा जो है एक कथन कहा गया है, ये कहते हैं कि स्टाफ का कार्य मुख्य रूप से परामर्श तथा सुझाव देना है। तो देखिए हम क्या है परिभाषा दो जरूरतों के लिए पढ़ते हैं। एक तो परिभाषा बहुत कम शब्दों में पूरा कॉन्सेप्ट का एक निचोड़ दे देती है, वहां से हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि परिभाषा जो है डायरेक्ट पेपर में आती है, यानी कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो है दो हमारे जो है आधार होते हैं परिभाषाओं को देखने के लिए। और मूने लूथर गुलिक एवं उर्विक ने कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि स्टाफ अभिकरण ना तो योजना बनाता है, ना ही कोई आदेश देता है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में भी इसकी खास भूमिका नहीं होती है। तो इन्होंने जो है स्टाफ अभिकरण के जो है कार्य मतलब नेगेटिव पॉइंट दिया है कि ये जो नहीं करते हैं उसके बारे में बताया है, जबकि मूने एंड रेले में क्या बताया है कि जो स्टाफ अभिकरण काम करता है उसके बारे में बताया। तो इन्होंने सकारात्मक परिभाषा दी है, इन्होंने नकारात्मक दी है कि जो नहीं करता है, इन्होंने नहीं के बारे में बताया है लूथर गुलिक ने और उर्विक ने, और जबकि मूने ने जो करता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम जो प्रोफेसर एल.डी. वाइट है, तो इनके द्वारा क्या है, ये क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं कि किसी भी समस्या का पूर्वानुमान लगाना, शोध एवं अनुसंधान करना तथा भावी योजनाओं के निष्पादन में मुख्य कार्यपालक को सहायता देना स्टाफ अभिकरण का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस बारे में हम सब बात कर चुके हैं। ये प्रोफेसर एल.डी. वाइट की जो है महत्वपूर्ण क्या है कथन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रोफेसर विलोबी के द्वारा सूत्र अभिकरण के प्रशासकीय कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, प्राथमिक या कार्यात्मक कार्य, और दूसरा है संस्थागत या गृहपालक। ठीक है,
तो प्राथमिक जो है ये प्राथमिक कार्य संगठन के लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक कार्य होते हैं तो ये कैसे होते हैं कि ये है संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने पर आधारित होते हैं। और ये किसके द्वारा किए जाते हैं कि हमने जैसे पहली बात की कि प्राथमिक कार्य किसके सूत्र अभिकरण के द्वारा किए जाते हैं, जो लाइन एजेंसी है उनके द्वारा किए जाते हैं। तो उनके कार्य जो है कौन से कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यों के द्वारा जो है किसी संगठन का गोल अचीव किया जाता है, किसी संगठन का जो है कार्य को निष्पादन किया जाता है। जबकि जो संस्थागत कार्य हैं प्राथमिक कार्य को पूर्ण करने हेतु सहायता के रूप में देखे जाते हैं। तो जो संस्थागत कार्य है यानी कि सेकंड नंबर का जो कार्य है ये कैसा होता है कि जो प्राथमिक कार्य है यानी कि जो सूत्र अभिकरण के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो उन कार्यों को संपादन करने के लिए, उनको पूर्ण बनाने के लिए सहायता के रूप में देखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक कार्य है वो सूत्र अभिकरण के द्वारा किए जाते हैं और जो संस्थागत कार्य है वो किसके द्वारा, वो स्टाफ अभिकरण के द्वारा किए जाते हैं। और इसमें क्या है, सहायता प्रदान करना होता है प्राथमिक कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं कि इसका जो है यदि देखा जाए तो भारत में रेलवे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, डाक, वाणिज्य तथा गृह मंत्रालय अर्थात सभी सरकारी विभाग सूत्र अभिकरण कहे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं ताकि आप सूत्र अभिकरण को समझ सकें कि क्या सूत्र अभिकरण है। सूत्र अभिकरण क्या है कि रेलवे जो है विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, डाक विभाग, वाणिज्य विभाग, गृह मंत्रालय और जितने भी सरकारी विभाग होते हैं ये सब क्या सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सरकारी निगम भी जैसे आरबीआई एवं एलआईसी ये भी क्या होते हैं, सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आ जाता है, जिसे आप एम्स भी कहते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिलोबी क्या कहते हैं। तो बिलोबी ने लाइन अभिकरण को प्राथमिक अथवा कार्यात्मक का नाम दिया है। तो बिलोबी ने क्या कहा है, लाइन अभिकरण को प्राथमिक कहा है अथवा कार्यात्मक नाम दिया है। ठीक है, लाइन अभिकरण को, क्योंकि जो प्राथमिक कार्य हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, लाइन अभिकरण के द्वारा दिया जाते हैं, लाइन अभिकरण के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं प्राथमिक कार्य। तो लाइन अभिकरण को इन्होंने प्राथमिक अथवा कार्यात्मक नाम दे दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। आगे जो प्रोफेसर एल डी वाइट द्वारा कहा गया है कि सूत्र अभिकरण निम्न महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो इनके कार्यों को हमने पहले देख लिया है, इंग्लिश में देखा था, अभी चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो इनके कौन कौन से कार्य हैं, एल डी वाइट के अनुसार सूत्र अभिकरण के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, निर्णयन है, उत्तरदायित्व को निर्वहन करना है, नीति संचालन है, उत्पादन पर नियंत्रण, मितव्ययिता, कार्य कुशलता का निर्धारण करना है। ये जो है इनके 4 प्रकार के मेन कार्य हैं, किसके, एल डी वाइट के द्वारा, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे जो है पिफनर एवं प्रेस्तस के द्वारा स्टाफ अभिकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये भी हमने देख लिया है। तो चलिए कौन कौन से हैं, सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और आगे देखेंगे सामान्य स्टाफ छलनी का कार्य करते हैं। तो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। ठीक है, कौन छलनी की तरह काम करता है, तो जो स्टाफ होता है, सामान्य स्टाफ होता है, 3 स्टाफ दिए गए, सामान्य स्टाफ, सहायक एंड तकनीकी स्टाफ। तो जो सामान्य स्टाफ है वो छलनी का कार्य करता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यालय, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का सचिवालय, भारत में पीएमओ, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय समितियां, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग सामान्य स्टाफ अभिकरण है। तो ये सब क्या है, सामान्य स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि पिफनर एवं प्रेस्तस ने यह भी कहा कि सूत्र अभिकरण का संबंध प्रत्यक्ष श्रम से है तथा स्टाफ अभिकरण का संबंध अप्रत्यक्ष श्रम से है। इसके मतलब क्या हुआ कि जो सूत्र अभिकरण होता है वो जनता से सीधा संपर्क में होता है। ठीक है, तो वो उसका जो भी कार्य करता है वो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष श्रम से है, उसके कार्य सारे प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। जो भी वो पॉलिसी वगैरह क्रियान्वित करता है तो जनता के बीच में ही जाकर के क्रियान्वित होती है सारी पॉलिसी, तो इनका जनता से सीधा संपर्क होता है। ये प्रत्यक्ष कार्य, इनका कार्य कैसा होता है, प्रत्यक्ष कार्य होता है। तो इन्होंने उसी को जो है प्रत्यक्ष श्रम का नाम दिया है, किसने, पिफनर एवं प्रेस्तस ने। ठीक है, और जो स्टाफ अभिकरण है वो क्या करता है, वो सूत्र अभिकरण को यानी कि प्राथमिक कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता देता है, यानी कि आंकड़े, परामर्श, सलाह, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, पर्दे के पीछे से काम करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पर्दे के पीछे से कौन काम करता है। तो पर्दे के पीछे से स्टाफ अभिकरण यानी कि जो स्टाफ एजेंसीज हैं वो पर्दे के पीछे से काम करती हैं, सहायता प्रदान करने का, जो सहायता उनकी हेल्प होती है ना,
आंकड़े, तथ्य, ये सारी चीजें प्रोवाइड करके उनको क्या करती हैं कि सहायता देती हैं। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष है, यानी कि दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है, ये डायरेक्टली नहीं दिखता है तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट, बट डायरेक्टली ये जनता को दिखता नहीं है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष श्रम कहा जाता है। और ये पर्दे के पीछे से काम करते हैं, इसलिए इनके श्रम को क्या है, अप्रत्यक्ष श्रम कहा गया है। और ये सीधा जनता से जो है कनेक्टेड होते हैं, कौन, जो सूत्र अभिकरण है, और इनके, इसलिए इनके श्रम को क्या है, प्रत्यक्ष श्रम कहा गया है। तो पिफनर एवं प्रेस्तस ने, आप यहाँ से कर सकते हैं, प्रेस्तस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करते हैं ना, प्रत्यक्ष श्रम की और अप्रत्यक्ष श्रम की बात करते हैं कौन, पिफनर एवं प्रेस्तस। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिलेट करते हुए याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रत्यक्ष श्रम एंड अप्रत्यक्ष श्रम की बात किसने की है, तो पिफनर एंड प्रेस्तस ने ये बात की है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही हमारे यहाँ इस चैनल से इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलते रहते हैं, तो आप हमें जो है सपोर्ट करके आप हमें और मोटिवेट करें कि आपके लिए हम अच्छे कंटेंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करते हुए आपके लिए अच्छे कंटेंट ला पाएं। तो इसके लिए मुझे जो है आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय